हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रतिदर्शन या सैम्पलिंग या निदर्शन कह सकते हैं, कहते हैं इसको। तो आज का हमारा टॉपिक है सैम्पलिंग कि किस तरह से सैम्पलिंग की जाती है और इसके प्रकार क्या हैं, इसके गुण क्या है, विशेषताएं क्या हैं, इसके बारे में आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। लेकिन अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि आप मेरे जो चैनल है सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर, सैम्पलिंग पर। सैम्पलिंग होती क्या है, पहले इस बारे में हम जान लेते हैं। तो जो सैम्पलिंग होती है या प्रतिदर्श होता है, विशाल संग्रह से लिए गए लोगों का एक अंश होता है। यह संग्रह कहते हैं तभी प्रतिनिधि के रूप में माना जाता है जब इसमें समय की सभी मूल अविशेषताएं पाई जाती हों। यानी कि जितने आप अंश ले रहे हैं कुल जनसंख्या का, उसमें उन सभी इकाइयों में उस पूरी जनसंख्या की विशेषताएं पाई जाती हों, या कि वो अपने समुदाय की जितनी विचार है, मनोवृत्ति हो, उसे पूरी तरह से जानते हों और उससे सहमत हों, तभी वो पूरे प्रतिदर्श का प्रतिनिधित्व करते हैं। अर्थात प्रतिदर्शन से जहाँ तक हमारा संबंध है, यहाँ पर विशेष वर्णन की कितनी इकाइयाँ हैं और उसका चयन किस विधि से किया जाता है, इस बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर प्रतिदर्श को अगर हम और बताना चाहें तो उदाहरण के एक एग्जाम्पल दे देते हैं आप लोगों को कि मान लीजिए कि हमारे लखनऊ महानगर क्षेत्र में चोरी की घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं और इस बात का पता लगाना है और कि सभी परिवार एक सामुदायिक निगरानी कार्यक्रम के पक्षधर हैं या नहीं। सामुदायिक निगरानी तो आप समझते होंगे ना, कि मतलब प्रत्येक परिवार से किसी एक व्यक्ति को पूरे क्षेत्र का देख रेख करनी होगी कि रात में चोरी न होने पाए। तो इस चीज़ का पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, जो प्रतिदर्श का चुनाव करेंगे। तो मान लीजिए कि महानगर क्षेत्र में, उस क्षेत्र में 7 सेक्टर हैं और प्रत्येक सेक्टर में 7 मार्ग हैं। तो प्रत्येक मार्ग के सामने क्या होंगे, 15 घर सामने की ओर और 15 घर पीछे की ओर। तो अगर हम इसको काउंट करते हैं तो ये हो जाते हैं 1500 घर। यदि हम इन सभी 1500 घरों को लोगों को शामिल करना है तो हम क्या करेंगे कि हम प्रत्येक परिवार है वहाँ से एक एक व्यक्ति को हम चुन लेंगे। तो कितने हो गए, 150 ना, 150 हो गए। तो फिर ये जो व्यक्ति होंगे, ये छोटा अंश होगा, ये क्या करेगा, ये 15,000 जो जनसंख्या है या 15,000 जो परिवार है उनका प्रतिनिधित्व करेगा। ठीक है। इसी के संबंध में हैरी मैन हमने कहा है कि एक प्रतिदर्शन समग्र जन का एक अंश होता है जिसका अध्ययन समग्र जन के विषय के अनुमान निकालने के लिए किया जाता है। यानी कि आप बहुत बड़ी जनसंख्या का अध्ययन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसमें से कुछ छोटी संख्या को आप लेकर उसका अध्ययन कर सकते हैं और वो अपना अध्ययन पूरी जनसंख्या पर यहाँ पर लागू कर सकते हैं। गुडे तथा हार्ट कहते हैं निदर्शन किसी विशाल संग्रह का एक छोटा प्रतिनिधि होता है या छोटा सा अंश होता है। प्रतिदर्शन की सिद्धांत क्या है, तो शरांता कोस ने प्रतिदर्शन के सिद्धांत बताए हैं, ये नाम नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो इसमें उन्होंने कहा कि जो प्रतिदर्श की जो इकाइयाँ हैं वो व्यवस्थित होनी चाहिए और वस्तुपरक ढंग से की जानी चाहिए। यानी कि प्रत्येक स्तर से सभी व्यक्तियों को चुनने का अधिकार होना चाहिए। यानी कि ये आप पक्षपात नहीं करेंगे उस विषय में किसी भी इकाई को चुनने में। प्रतिदर्श की इकाइयाँ सरलता से परिभाषित होनी चाहिए। यानी कि जितनी स्पष्ट रूप से वो परिभाषित होंगी तो उनको पहचानना उतना ही सरल हो जाएगा आपको। प्रतिदर्श इकाइयाँ परस्पर रूप से स्वतंत्र होनी चाहिए। यानी कि एक इकाई की विशेषताएं, ऐसा ना हो कि एक इकाई की जो आपने परिभाषित किया है वहाँ पर उसकी विशेषताएं किसी और में थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है, तो क्या होगा, कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो ये इकाइयाँ पूरी तरह से अच्छी तरह परिभाषित होनी चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इकाई की विशेषताएं दूसरे में दिखाई दे और ये शामिल हो। समूचे अध्ययन में एक जैसे प्रतिदर्श का प्रयोग होना चाहिए। प्रतिदर्श इकाइयों की चयन प्रक्रिया ठोस सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए और त्रुटिपूर्वक पूर्वाग्रह और विकृतियाँ नहीं आनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अगर प्रतिदर्श चुनने में त्रुटि हो गई आपसे तो आपका अध्ययन काफ़ी हद तक प्रभावित हो सकता है उससे। प्रतिदर्शन के लाभ क्या हैं, हम क्यों अपनाते हैं, इसीलिए
तो पहला यही है कि विस्तृत जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें जो फैली जनसंख्या है उसका अध्ययन करना, इतनी बड़ी जनसंख्या का अध्ययन करना संभव नहीं होता है, इसलिए प्रतिदर्श में उनकी संख्या को कम करके उसका अध्ययन किया जा सकता है। इससे क्या होगा, इससे समय और धन की बचत होगी, क्योंकि अगर पूरे जनसंख्या का अध्ययन कर देंगे तो समय लगेगा, धन भी लगेगा। लेकिन अगर उसी संख्या को हम छोटी करके समग्र में प्रतिदर्श का निकाल के इन इकाइयों का अगर हम अध्ययन करेंगे तो समय और धन की दोनों की बचत यहाँ पर होगी। यह इकाइयों को नष्ट होने से बचाता है, यह अधिक उत्तर दर प्राप्त करता है, क्योंकि वो पूरी अधिक उत्तर दर यानी कि जो प्रत्येक प्रतिदर्श होता है, प्रतिदर्श की जो इकाइयाँ होती हैं वो संपूर्ण जो जनसंख्या होती है उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो क्या होगा, वो बहुत बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगी और इससे क्या होगा, आपका उत्तर जो है वो सामान्यीकरण होगा, पूरी तरह से पूरी जनसंख्या पर वो लागू हो जाएगा। प्रतिदर्श कम होने से साक्षात्कारकर्ता का निरीक्षण आसान हो जाता है। जितनी छोटी संख्या होगी तो आप आराम से निरीक्षण कर सकते हैं, बड़ी जनसंख्या में आपको टाइम बहुत लगेगा, हो सकता है त्रुटियाँ भी बहुत हो जाएं। प्रतिदर्शन के प्रकार की बात कर लेते हैं कि प्रतिदर्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो सैम्पलिंग जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहली संभावना सैम्पलिंग और सेकंड है आपकी गैर संभावना प्रतिदर्शन। ठीक है, संभावना जो प्रतिदर्शन होता है यह प्रतिदर्शन का वह प्रकार है जिसमें समग्र जन की प्रत्येक इकाई की प्रतिदर्श में चयन होने की पूरी संभावना रहती है। इसमें अत्यधिक प्रतिनिधिता पाई जाती है और फिर भी यह विधि खर्चीली, समय लेने वाली और अपेक्षाकृत जटिल होती है, क्योंकि इसमें बड़े आकार के प्रतिदर्श की आवश्यकता होती है और यह चयनित इकाइयाँ आमतौर पर बिखरी हुई होती हैं। और क्योंकि आमतौर पर जब बिखरी होंगी, जब बहुत ज़्यादा प्रतिदर्श होगा, बहुत बड़ी जनसंख्या होगी, तभी तो आप उसमें से अंशों को चुनेंगे ना, छोटी जनसंख्या में कैसे चुनेंगे। तो वहाँ पर इसमें क्या होता है कि बहुत बड़ी जनसंख्या को लिया जाता है, खर्चीली भी अधिक होती है क्योंकि समय धन तो लगता ही है उसके लिए। तो ये अगर हम कहें कि प्रतिदर्श, ये संभावना प्रतिदर्श में प्रत्येक इकाई की प्राथमिकता होती है लेकिन समय और की खर्चीली होती है, तो ये पूरी तरह से यहाँ गुंजाइश होती है कि ये समय लेती है, तो इसमें क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है। संभावना जो प्रतिदर्श होते हैं उसके 6 प्रकार बताए गए हैं। पहला है इसमें सरल दैव निदर्शन। सरल दैव निदर्शन को सरल या दृश्य निदर्शन भी कहा जाता है। सरल दैव निदर्शन में प्रतिनिधि पूर्ण चुनाव के लिए समग्र की सभी इकाइयों को चुने जाने का समान अवसर होता है, यानी कि प्रत्येक के जो एक क्रमांक होते हैं या प्रत्येक श्रेणी होती है उसमें सभी को समान रूप से यहाँ पर चुने जाने का अधिकार या सरलता से यहाँ पर चुना जाता है। गुडी तथा हार्ट कहते हैं कि दैव जो निदर्शन होता है के लिए समग्र की सभी इकाइयों का इस प्रकार से चुनाव किया जाता है कि चयन प्रक्रिया समग्र की प्रत्येक इकाई के चुनाव की समान संभावना प्रदान कर सके, यानी प्रत्येक स्तर पर यहाँ पर जो उत्तरदाता हैं उनका चुनाव किया जाता है। सरल दैव निदर्शन की जो चुनाव की प्रविधियाँ होती हैं, क्या प्रविधियाँ अपनाई जाती हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें है लॉटरी प्रणाली। पहली इसमें लॉटरी प्रणाली, इसके अंतर्गत समग्र की जो समस्त इकाइयाँ हैं उसमें जो व्यक्तियों की संख्या है उनकी क्रम संख्या आप लिख लीजिए, क्रम संख्या यानी मकान नंबर लिख लीजिए, या उस क्षेत्र का जो भी नाम हो उस क्षेत्र का लिख लीजिए, या फिर एक और काम कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट के हिसाब से उन व्यक्तियों का नाम लिख लीजिए। ये बहुत सारी पर्चियाँ जब बना ली जाती हैं तो उनको क्या किया जाता है, एक डब्बे में, एक बॉक्स में उसमें सारी पर्चियाँ डाल दी जाती हैं और उसको खूब कायदे से हिला लिया जाता है। जैसे देखते नहीं लॉटरी निकाली जाती है वैसे ही यहाँ पर होता है, खूब अच्छी तरह से बॉक्स को हिला के, और आपको जितनी, मान लीजिए आपने 1500 घर, हम लोगों ने पीछे पढ़े थे, तो अगर मान लीजिए कि हम लोगों ने 1500 घरों के डाले हैं, तो अगर 15,000 घरों के डाले हैं और उसमें हमको 1500 पर्चियाँ निकाल लेंगे उसके 1500, और जो वो पर्चियाँ में जिसका नाम होगा उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रतिदर्श के रूप में चुन लेंगे। तो ये होगा लॉटरी प्रणाली। कार्ड प्रणाली भी होती है इसी तरह से, लेकिन कार्ड प्रणाली और ये आपकी लॉटरी प्रणाली सेम होती है, तरीका बिल्कुल सेम होता है, बस फ़र्क इतना होता है कि लॉटरी प्रणाली में आप कागज़ की पर्ची बना के डाल देते हैं और कार्ड प्रणाली में क्या होता है, आप कार्ड, छोटे छोटे कार्ड बनाते हैं और उस कार्ड पे नाम लिखकर आप या क्रमांक डालकर उसका आप चुनाव करते हैं।
अगला है आपका क्रमांक सूची प्रणाली। इसके सर्वप्रथम समग्र की जो सभी इकाइयाँ हैं वर्णाक्रमानुसार यानी कि अल्फ़ाबेटिकली अथवा किसी अन्य आधार पर सूचीबद्ध कर लिया जाता है। जेंडर आधार पर आप कर लीजिए, समुदाय आधार पर, जातीय आधार पर, इस तरह से इसमें सूचीबद्ध कर लिया जाता है। इसके पश्चात क्या किया जाता है, कुल इकाइयों को चयन कर लिया जाता है। कुल इकाइयों को जितना आप इकाइयाँ चाहते हैं चयन निरीक्षण करने के लिए, उतनी इकाइयों के यहाँ पर चयन कर लिया जाता है। जो क्रमांक सूची प्रणाली है इसे नियमित अंकन प्रणाली भी कहा जाता है। अगली है आपकी टिपेट प्रणाली। यह जो विधि है इसे प्रोफेसर टिपेट द्वारा प्रस्तुत किया गया है, इसीलिए इसे टिपेट प्रणाली कहा जाता है। ये जो टिपेट प्रणाली है 4 अंकों वाली 10,400 संख्याओं की लंबी और अव्यवस्थित सूची से संबंधित होती है। इसलिए सर्वप्रथम समग्र की सभी इकाइयों का चयन करना होता है। तो इसका निर्धारण करने के लिए टिपेट द्वारा प्रस्तुत सूची किसी भी पृष्ठ को खोलकर उसमें अंकित संख्याओं की सहायता से उनका चयन कर लिया जाता है। यानी नहीं कि टिपेट जो प्रणाली होती है एक पुस्तिका की तरह होती है, आप कहीं से भी इसको शुरू कर सकते हैं, कोई भी पृष्ठ खोल के वहाँ से आप कर सकते हैं। इसमें 4 अंकों वाली पहली जो 2 संख्याएं हैं उनका चयन किया जाता है ना। 4 संख्याएं होती हैं, उनकी जो पहली 2 संख्याएं होती हैं उनका चयन कर लिया जाता है। मान लीजिए कि आपको मतलब 100 लोगों में से कुल 25 लोगों को चुनाव करना है, 25 लोगों का चुनाव करना है, तो टिपेट पर संख्या क्या दी है, 4 अंक। मैं अभी समझा देती हूँ आपको यहीं पर। मान लीजिए 4 संख्या दी है आपकी इस तरह से, है ना, देख रहे हैं ना, दिखाई दे रहा है ना आपको। ये 4 संख्या आपको जो दी हुई है इसमें से क्या करेंगे, जो पहली 2 संख्या है, पहली 2 संख्या कौन कौन सी है आपकी, 52 है, 66 है, 39 है, इन संख्याओं को हम चुन लेंगे 25 इस तरह की संख्याओं को चुन लेंगे। यहाँ पर मैंने 3 बताई हैं एग्जाम्पल के तौर पर, इस तरह से हम 25 संख्याओं को चुन लेंगे। और ये संख्याएं देख रहे हैं ना आप कि ये पहला है 52, 66, 39, यानी कि क्या है, जो सेकेंड है ना, सेकेंड या पहला आप यहाँ पर चुनेंगे। यहाँ पहली संख्या को ही चुना जाता है, यहाँ पहली संख्या को ही चुना जाता है और उसको आप यहाँ पर उसको आधार पर 25 संख्याओं को 25 इकाइयों को आप चयन कर लेते हैं। इसी को टिपेट प्रणाली कहा जाता है। यानी कि आप मान लीजिए आपने 1 से 100 तक की संख्या लिखी एक पर्ची में 1 से 100 तक संख्या लिखी आपने, और उसके बाद आपने क्या किया कि आपने फिर टिपेट जो पुस्तिका है उसको खोला। उसके आधार पर जो जो नंबर आएगा, यानी कि 29 नंबर आया, आप 29 नंबर आया, तो आप 29 जिस पे लिखा है उस व्यक्ति का नाम निकाल लेंगे। 66 लिखा है तो 66 जो लिखा है उस व्यक्ति का नाम निकालेंगे। इस तरह से हम 25 व्यक्तियों का यहाँ पर चयन कर लेते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ग्रिड प्रणाली क्या होती है, जो ग्रिड प्रणाली होती है इसके द्वारा निर्धारित किया जाता है कि कोई विशेष अध्ययन किसी क्षेत्र अथवा किन क्षेत्रों के अंतर्गत किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि यदि उत्तर प्रदेश में केवल हमें 50 गाँव का अध्ययन करना है यूपी के अंतर्गत, तो उत्तर प्रदेश के मानचित्र के आकार का ग्रिड या पारदर्शी धातु जैसे कांच आदि का सांचा तैयार कर लिया जाता है और इसे 1 से 100 तक की संख्याएं अंकित कर ली जाती हैं और उसके बाद ये सांचा पुनः निर्धारित मानचित्र पर रखा जाता है ना। शीशे का एक आप बना लीजिए सांचा और उस पर क्या करेंगे, 1 से 50 तक की गिनती करेंगे, क्योंकि 50 गाँवों का आपका चयन करना है, तो 1 से 50 तक उसमें क्या करेंगे, नंबर लिख लेंगे उसको। और उसके बाद क्या करेंगे, जो उत्तर प्रदेश का जो मानचित्र है उस पर आप रख लेंगे उसको। उसके बाद उसके अंतर्गत जिन जिन अंकों में जिन जिन गाँवों का नाम आ रहा है हम उन्हीं गाँवों का यहाँ पर चयन कर लेते हैं। ये होता है ग्रिड प्रणाली। सरल दायर निर्देशन के लाभ क्या होते हैं, यह वस्तुनिष्ठ एवं सभी इकाइयों में समान चुनने का अवसर होता है। इसके अंतर्गत सरल एवं मितव्ययी होती है। अगर आप इसको सावधानी पूर्वक करें तो बहुत सरल हो सकती है, वो जल्दी हो जाता है। और क्योंकि इसमें बड़ी जनसंख्या का छोटे से अंश में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है, तो आप यहाँ कह सकते हैं कि ये सरल होती है, मितव्ययी हो सकती है।
सांख्यिकीय रूप से प्रविधि अधिक उपयुक्त होती है क्योंकि निर्देशन की इकाइयों का जो चयन है उसमें संबंधी की पुनः परीक्षा की जा सकती है। क्योंकि आप जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक, तो उसमें कहीं ना कहीं सांख्यिकीय विधि का है। अगर कोई आपको त्रुटि लगती है कि यहाँ पे कुछ गलत है, तो आप इसकी पुनः परीक्षा भी कर सकते हैं। हानि क्या होती है इससे? इस प्रविधि का उपयोग तभी किया जा सकता है जब अनुसंधानकर्ता द्वारा समग्र की सभी इकाइयों की एक क्रमवार सूची तैयार कर ली जाए। प्रकृति असमान होने पर चुनी गई इकाइयां संपूर्ण समग्र का प्रतिनिधित्व यहाँ पर नहीं करती हैं। इकाइयों के जो परिवर्तन की है इसमें स्वतंत्रता नहीं होती, यानी आप एक बार आपने इकाई चुन ली तो आप उसी का अध्ययन करेंगे, यहाँ पर आप चेंज नहीं कर सकते हैं इकाइयों को। अगला है आपका व्यवस्थित दैव निर्देशन। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत एक समूह अथवा समुदाय के सभी सदस्यों को एक विशेष क्रम में व्यवस्थित करके निर्देशन से एक विशेष समस्या का अध्ययन करना चाहता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि अध्ययन में हम 1000 परिवारों का समावेश करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मुखियाओं के नाम वर्णाक्षर, यानी कि जो मुखिया के नाम है उसका अल्फ़ाबेट लिख के क्रमांक व्यवस्थित करके उनकी सूची तैयार यहाँ पर हम कर लेंगे। जब प्रत्येक मुखिया के नाम का विशेष क्रमांक मिल जाएगा, यानी कि नाम लिखेंगे, उसके बाद नंबर हम इसमें डालते हैं। अब इन क्रमांकों के अनुसार मुखियाओं का चयन कर लिया जाता है। यदि हमें 1000 परिवारों से 100 व्यक्तियों का निर्देशन लेना है, तो हम क्रमांक 0 से 9 तक के संयोग के आधार पर किसी एक संख्या का चयन कर सकते हैं। मान लीजिए चुनी गई संख्या 6 है, तो 1000 क्रमांकों में जिन क्रमांकों की संख्या होगी उन्हीं के आगे के नाम निर्देशन के लिए चुने जाएंगे। ठीक है। क्या होता है इसमें कि पहले जो अल्फ़ाबेट के हिसाब से नाम दे देंगे हम, है ना। अल्फ़ाबेट अनुज हो सकता है, अरविंद हो सकता है ना, बाला हो सकता है, या कुछ और नाम भी हो सकता है। ऐसे मुखियाओं का नाम लेकर हम उसके आगे नंबर लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से 9 तक। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें से उछालेंगे, उसको उछालते हैं और एक पर्ची उठा लेते हैं। उस पर्ची में जिसका क्रमांक हो गया, मान लीजिए कि आप नाम है अनुज नाम के आगे क्या हो गया? नंबर 6 लिखा है, आगे उसके नंबर आगे 6 लिखा है। तो क्या करेंगे, जो 6 नंबर होगा ये हमारा नंबर आएगा, और इसके आगे जो अंकित नाम है उसी हिसाब से लेंगे। मान लीजिए 6 ले लिया, फिर 16 ले लिया क्योंकि 6 लिखा है ना, फिर 26 ले लिया, 26 6 लिखा है, 36 46 56, है ना। इस तरह से हम नामों को चुनाव कर लेंगे और ये हमारे व्यवस्थित दैव निर्देशन के अंतर्गत इस तरह का आता है। तो मुझे लगता है आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ये काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी आपकी, काफ़ी लंबी क्लास चली जाएगी आपकी। तो क्लास यहीं तक रखते हैं और सेकंड क्लास हम लोग आपको कर लेंगे। शायद ये क्लास आपकी बहुत लंबी तक चले, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। और जाने से पहले जो मेरा चैनल है सोशियोलॉजी स्टडी विद नीलम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर हम कल मिलते हैं। थैंक यू।